बात है 12 अप्रैल 1990 की। सुबह के 5 भी नहीं बजे थे। सूरज की रोशनी दिखनी शुरू भी नहीं हुई थी और अंधेरा छाया हुआ था। एक 31 साल का बंदा जिसका नाम था नाथन नेथ, जो अपनी मछली पकड़ने वाली बोट का स्टीयरिंग संभालते हुए कोस्ट ऑफ जॉर्जिया के आसपास चक्कर लगा रहा था। नाथन का प्लान सिंपल सा था। वो थ्रॉटल को पुश करेगा और बोट को तेजी से स्पीड पर ले जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने थ्रॉटल को जोर से पुश किया, कुछ खास हुआ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे बोट को थकान हो गई हो और आधी स्पीड पर ही अटक गई। नाथन थोड़ा घबराया, सोचा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसने स्टीयरिंग छोड़ा और डेक की तरफ बढ़ने लगा, जहां उसका छोटा भाई बिली जो एक कुर्सी पे आराम से नैप ले रहा था। बिली जो ही इस बोट का कैप्टन था, तो अगर बोट का इंजन बिगड़ा है तो ठीक भी वही कर सकता था। दोनों भाई का ये पहला दिन था पूरे 7 दिन के फिशिंग ट्रिप का। ओरिजिनल प्लान ये था कि बिली जो बोट रेंट पर लेकर आया था, अपने नेफ्यू और 2 और कमर्शियल फिशरमैन के साथ ये ट्रिप करेगा। लेकिन लास्ट मिनट पे वो दोनों कमर्शियल फिशरमैन भाग गए। तब जल्दी से उसने दूसरे लोग जुगाड़ कर लिए उसके साथ चलने के लिए। अब नाथन और बिली जो एक फिशिंग फैमिली से आते थे, लेकिन असली मछली पकड़ना बिली जो का काम था। नाथन को वाटर और फिशिंग की काफी नॉलेज थी, लेकिन बिली जो के सामने उसका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था। बिली जो ने मछली पकड़ने का बिजनेस सीरियसली परस्यू किया था, लेकिन नाथन ने नहीं। फिर भी भाइयों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। जब नाथन ने सुना कि बिली जो को कुछ और लोग चाहिए, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया, क्योंकि ये उसका ही काम था। बड़े भाई होने के बावजूद नाथन हमेशा छोटे भाई को हीरो की तरह देखता था और उसकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहता था। बिली जो को भी नाथन का ये डेडिकेशन बहुत पसंद था। अब डेक पर नाथन अपने भाई बिली जो को उठाता है और बताता है कि भाई कुछ गड़बड़ है बोट में। थ्रॉटल को पुश करने पर स्पीड ही नहीं बढ़ रही है। नाथन का साइज तो एकदम हल्क जैसा, 6 फीट लंबा, 100 किलो का एकदम जाइंट था, लेकिन वो मैकेनिक स्किल में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए थोड़ा सा शक में था कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, अगर इतने से सिंपल इंजन प्रॉब्लम को भी फिक्स नहीं कर सकता। लेकिन बिली जो ने नाथन को गुस्सा नहीं किया। इंस्टेड उसने कैजुअली बोला, चल नीचे चल के इंजन चेक करते हैं। दोनों नीचे हैच के पास जाते हैं और जैसे ही बिली जो हैच खोलता है, एकदम से धुआं निकलता है और बिली जो समझ गया कि ये कोई माइनर ग्लिच नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो है इंजन में। फ्रस्ट्रेशन में बिली जो गुस्से में गाली बकने लगा और नाथन को बोला, जाके नीचे वालों को जगह, हेल्प चाहिए। नाथन जो एक पहाड़ जैसा आदमी था, सीधा बंक रूम के तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचा, नीचे का नजारा देखकर उसके पैर कांपने लग जाते हैं। वो देखता है कि हॉलवे और बंक रूम में पानी घुटने तक आ चुका है और वो पैनिक मूड में चला गया और चिल्लाने लगा, उठो उठो। दूसरे फिशरमैन भी तुरंत जाग गए और पानी देखा तो उनके भी होश उड़ गए। नाथन तुरंत वापस भागता है और बिली जो को सब बताता है। बिली जो ऑलरेडी इंजन के इशू से परेशान था, अब इस नए बवाल को सुनते ही उसका दिमाग खराब हो गया। उसने जोर से बोला, बकेट्स लेके नीचे जाओ, जितना पानी निकाल सकते हो निकालो, मैं इमरजेंसी कॉल करता हूँ। बिली जो सीधा स्टीयरिंग व्हील के पास जाता है, रेडियो उठाता है और आवाज लगाता है, मेडे मेडे मेडे। इस बीच नाथन और दूसरे फिशरमैन ने लाइफ वेस्ट पहन लिए, बकेट्स उठा लिए और नीचे जाके मैनुअली पानी निकाल कर फेंकने लगे। लेकिन नीचे पहुंचते ही उन्हें समझ में आ गया कि ये पानी अंदर इतनी तेजी से आ रहा था कि वो लोग इसे मैनुअली निकाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी वो अपना बेस्ट करते रहे, कोशिश कर रहे थे कि शांत रहने की। बैकग्राउंड में बिली जो का मेडे मेडे चिल्लाना और भी ज्यादा माहौल को टेंस कर रहा था। और तभी एक और गड़बड़ हो जाती है। बोट के लाइट्स भूख भाग करने लग जाता है और फिर एकदम से बंद हो जाता है। वो सब लोग अब अंधेरे में खो चुके थे। इंजन भी बंद हो गया था और अब सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, पानी के शोर की आवाज जो बोट के अंदर घुस रहा था। बिली जो का मेडे मेडे चिल्लाना भी अब बंद हो चुका था, क्योंकि पावर चली गई थी, रेडियो डेड था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो इमरजेंसी कॉल बिली जो कर रहा था वो किसी ने सुना ही नहीं, तो कोई उनकी मदद को भी कैसे आने वाला था। ये बोट अब बीच समुंदर में एकदम अकेला हो गया था, बिल्कुल हेल्पलेस। अब सिचुएशन ये थी कि नाथन, बिली जो और बाकी लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। सबने मिलकर डेक पे जाके अपना फूलने वाला लाइफ राफ्ट निकाला।
सारे नेसेसरी सप्लाईज राफ्ट में रखे और एक एक करके लाइफ राफ्ट में जंप कर गए बोट को छोड़ के। बोट तो अब पानी के अंदर डूब रही थी। राफ्ट में सेफली आने के बाद शायद आप सोचेंगे कि पैनिक ज्यादा होगा, लेकिन वैसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने राफ्ट के अंदर काफी सारा खाना और पानी स्टॉक कर रखा था, जो कुछ दिन के लिए तो काफी था। सबके पास लाइफ वेस्ट भी था, तो फ्लोटेशन का भी कोई टेंशन नहीं था। और अगर किसी ने मेडे सुना भी था तो हो सकता है कि रेस्क्यू मिशन अंडरवे हो, बस उनका कॉल वापस नहीं आएगा। ये बात उनके लिए एक थोड़ी सी उम्मीद थी कि ज़रूर कोई मदद आ रहा होगा। बस उन्हें अपने संसाधनों का ठीक से इस्तेमाल करना था और ऑप्टिमिस्टिक रहना था। लेकिन उनकी ये ऑप्टिमिज्म भी जल्दी ही फेड होने वाली थी। सिर्फ 30 मिनट राफ्ट में ही गुजरे थे कि सूरज की रोशनी थोड़ी सी फैलने लगी थी। तभी नाथन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। राफ्ट के किसी कोने से एक हल्की सी हिसिंग साउंड आ रही थी। पहले तो उसने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने देखा कि लाइफ राफ्ट थोड़ा सा सॉफ्ट फील हो रहा था, और तब उसने रियलाइज किया कि ये हिसिंग साउंड एक छोटे से पंक्चर से आ रही थी। राफ्ट लीक हो रही थी। चारों ने मिलके पंक्चर वाली जगह आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास कोई भी पैच किट नहीं था। उनका राफ्ट पचक रहा था और उस होल को टेम्परेरी कवर करने के लिए उनके पास बस उनके हाथ ही बचे थे। राफ्ट अब फाइनली डिफ्लेट हो रहा था। पूरी तरह से हवा निकल गई और वो चारों लोग सीधा समुद्र के फ्रीजिंग कोल्ड पानी में गिर गए थे। अब वो क्या करते? डूबे हुए बोट के आसपास जो भी बड़ी वुडन प्लैंक्स फ्लोट कर रही थी, उन्होंने वो उठाई और एक काम चलाऊ राफ्ट बनाई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये राफ्ट इतनी बॉयंट नहीं थी कि 4 लोग एक साथ उसके ऊपर रह पाते। ये भी एक आखिरी कोशिश थी जिसमें उनको अपनी पारी बदलनी पड़ रही थी। एक बार कोई राफ्ट में रहता तो दूसरे को ठंडे पानी में इंतज़ार करना पड़ता। इमेजिन करो, वो ठंडे समुंदर में बोट का हल जो अब धीरे धीरे करके डूब रहा था, बस उनके सामने एक सिलहौटे की तरह दिख रहा था, और करंट भी इतनी स्ट्रांग थी कि वो हल उनसे दूर होता जा रहा था। देखते ही देखते उनका वो शिप अब नज़रों से दूर हो गया और वो सब चारों अब समुंदर के बीच एकदम अकेला सा महसूस करने लगे। एकदम साइलेंस। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हाइपोथर्मिया, मतलब समुंदर का पानी इतना ठंडा था कि अगर वो राफ्ट पे कंटिन्यूअसली नहीं रहे तो जल्दी ही हाइपोथर्मिया उनको जकड़ सकती थी। बस कुछ घंटों का ही सवाल था और हर एक को ये बात पता थी। इस बीच ये चारों भाई अपने बीच एक अनचाहा डिस्कशन करने पर मजबूर हो गए। कौन राफ्ट पर रहेगा, कौन पानी में वापस जाएगा। इसी टेंशन भरे माहौल में नाथन एक आखिरी बार बहुत बड़ी डिसीजन लेता है। नाथन, जो फिजिकली सबसे बड़ा और स्ट्रांग था, उसने सोचा कि अगर वो अपने छोटे भाई बिली जो और दूसरे लोगों के लिए राफ्ट छोड़ दे तो वो तीनों राफ्ट में कंफर्टेबली रह पाएंगे और हाइपोथर्मिया से बचे रहेंगे। नाथन अपने भाई बिली जो की तरफ देखा, जिसको वो हमेशा से एडमायर करता था, हमेशा से प्रोटेक्ट करना चाहता था, और बोला, मैं अब हल तक स्विम करने वाला हूँ। मैं वहाँ जाके अपना एक राफ्ट बना लूँगा ताकि तुम लोग ये राफ्ट यूज़ कर सको और सब सेफ रह सके। अब वो हल जो उनको बियरली दिख रहा था वो कम से कम 3 मील दूर था। उनके रफ कैलकुलेशन से तो ये लंका तैर कर जाने वाला हिसाब था। जैसे ही नाथन ने ये कहा, बिली जो और बाकी सब लोग एकदम से उसे कहने लगे, अरे नहीं नाथन, ये एक सुसाइड मिशन है, तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन नाथन अपनी बात पर टिका रहा। और यहाँ एक बार के लिए सोचो, खुले समुंदर में स्विमिंग, समुंदर एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है, लहरों की ताकत और ठंडा पानी का इम्पैक्ट, ये सब एक ही साथ। लेकिन नाथन के मन में बस एक ही चीज़ थी, अपने भाई की लाइफ बचाना। ओशन में स्विम करना कोई आसान बात नहीं होती, ये स्विम बहुत ही कठिन होता है। खारे पानी का टेस्ट, नाक और मुंह में घुसना, मसल क्रैम्प्स, इट्स एन एंडलेस स्ट्रगल अगेंस्ट द पावरफुल वेव्स। अच्छे ट्रेंड पर्सन के लिए भी यहाँ एक दिन बिताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ नाथन के पास तो कुछ भी नहीं था, ना वेट सूट, ना फिन्स, बस एक बल्कि लाइफ वेस्ट पहना हुआ था जो स्विम करने को और भी ज़्यादा मुश्किल बना रहा था।
उसके आसपास कोई लैंडमार्क भी नहीं था जो ओपन ओशन में डायरेक्शन मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, और साथ ही ये भी नहीं पता था कि कितना डिस्टेंस है। कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं। पास पानी में प्रेडेटर्स भी हो सकते हैं। रियलिस्टिकली देखा जाए तो इस स्विम का सक्सेसफुल होने का चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो था, लेकिन नाथन को ये सब पता था। उसने ये भी समझ लिया था कि शायद उसका डेस्टिनेशन तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका असली एम था अपने भाई बिली जो और दूसरे लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना। वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार था, बस उनके बचने का थोड़ा सा भी चांस बढ़ सके। जब बिली जो और बाकी लोग नाथन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, नाथन बस अपने छोटे भाई की तरफ देखता है एक प्यार भरी नज़र से और बोलता है आई मिस यू, और फिर बिना किसी डाउट के समुंदर के बीच सीधा उस डूबते बोट की डायरेक्शन में तैरने लगता है। 11 घंटे तक नाथन स्विम करता रहा, लहरों से लड़ता रहा, ठंडे पानी से जूझता रहा। दिन ढलने वाला था और सूरज डूब रहा था। तभी नाथन ने खुद को उस डूबते हुए बोट के हल के पास पहुंचते हुए देखा। ये एकदम अनबिलीवेबल था। 11 घंटे बाद देखने वाले तो मान भी नहीं सकते, लेकिन नाथन वहां तक समहाउ अलाइव पहुंच गया था। डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से एकदम एग्जॉस्टेड, लेकिन फिर भी जिंदा। अब बोट के हल तक पहुंचते ही नाथन ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाला था। उसने देखा कि हल अभी भी पानी के ऊपर था। उसने अपने पास कुछ रोप्स और फिर लाइफ वेस्ट का यूज करके खुद को हल से बांधा ताकि वो वहां फंसा रहे, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। उसका हर एक पल यही टेंशन में गुजर रहा था कि कब ये हल पूरी तरह से पानी के अंदर चला जाए और वो उसके साथ डूब जाए, या फिर अगर रस्सी ढीली पड़ गई तो वो वहीं से स्लीप हो जाए। पूरा रात वो इसी हल से चिपका हुआ, एक बार भी अपनी आंख बंद नहीं की। अंधेरा, ठंडा पानी और बस एक अनसर्टिनिटी का माहौल। लेकिन जब सुबह हुई, नाथन ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने आसपास देखा। समुंदर के एकदम बीच दूर कहीं हॉरिजॉन पर धुआं छोड़ता हुआ एक चिमनी दिख रहा था। उसने अपने आंखों को रब किया, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने सोचा यहाँ बीच समुंदर में कैसे कोई शिप हो सकता है, और धीरे धीरे वो स्मोक एक मैसिव शिप बनकर नजर आया। दूर था लेकिन नाथन ने उसको क्लियरली देखा। नाथन, एक वीक और एग्जॉस्टेड इंसान, अब उस डूबते बोट के हल से चिपक के बस अपने भाई और बाकी लोगों के बचने की दुआ कर रहा था। जब उसने दूर से बड़ी शिप को देखा जो बिल्कुल उस जगह के आसपास घूम रहा था जहां उसके भाई बिली जो और 2 फिशरमैन होने चाहिए थे, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। नाथन ने सोचा ये शिप उसे बचा लेगा और फिर मुझे भी। शिप को धीरे धीरे लूप्स लेते देख नाथन के अंदर एक उम्मीद जागी, जैसे सब कुछ ठीक होने वाला है। और फिर जब वो शिप रुक गया, उसने देखा कि उसमें से कुछ लोग पानी में नीचे उतर रहे थे। एकदम रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा लग रहा था। 3 घंटे बाद शिप ने अपनी पोजीशन चेंज करी और वो सीधा नाथन के डायरेक्शन में आने लगा। नाथन के दिल में रिलीफ का एक फ्लड आने लगा। वो ऑलमोस्ट रो पड़ने वाला था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सोचा अब बस 1 मिनट और, वो मुझे बचाने वाले हैं। नाथन ने हल पर अपना सर रखा, शिप की तरफ एक आखिरी बार देखा और फिर आंखें बंद कर ली कि अब वो कुछ देर के लिए रेस्ट कर सकता है। लेकिन उसका ये सपना, ये उम्मीद तो टूट गया। जब उसने कुछ वक्त बाद अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वो शिप जो उसके पास आने वाला था गलत डायरेक्शन में जाके हॉरिजॉन के पार चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। नाथन अब अकेला रह गया और फिर ये तन्हाई 3 दिन तक चलती रही। वो एकदम ब्रोकन और हेल्पलेस कंडीशन में था, अपने फेट का इंतजार करते हुए। लेकिन 3 दिन बाद एक और शिप जो रैंडमली उस एरिया से गुजर रही थी, जिसने नाथन को देख लिया और उसे रेस्क्यू कर लिया। जब नाथन को हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके आसपास उसके फैमिली और फ्रेंड्स थे। नाथन ने आंखें खोली और सबसे पहला सवाल जो उसने किया, मेरा भाई कैसा है और जो बाकी के 2 फिशरमैन थे, और उस शिप ने मुझे क्यों नहीं उठाया। इतना सुनते ही रूम में सबके चेहरे पर कंफ्यूजन छा गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर किसी ने नाथन से एक ऐसा सवाल पूछा जिससे नाथन का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, कौन सा शिप? ये सुनकर नाथन का दिल थम गया, क्योंकि
तब उसे पता चला कि बिली जो और दूसरे 2 फिशरमैन अभी भी मिसिंग थे और किसी ने कोई शिप उस एरिया में नहीं देखा। कोस्ट गार्ड और पुलिस ने हर एक रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन कहीं भी उस एरिया में किसी भी शिप का कोई साइन नहीं मिला। सब कुछ चेक करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला जो ये प्रूव कर सके कि कोई बड़ी शिप वहां थी। अब ऐसा लगता है कि ये सब शायद नाथन का हेलुसिनेशन था जो उसकी बिगड़ी स्टेट की वजह से हुआ होगा। लेकिन नाथन अपने इंट्यूशन और बिलीफ पर अडिग था कि उसने एक शिप देखा था, एकदम रियल एंड क्लियर एज डे। 5 महीने बाद 5 अक्टूबर 1990 का दिन आया। तब तक नाथन के फैमिली मेंबर्स और बाकी के अफेक्टेड लोग बस जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन मन के किसी कोने में ये उम्मीद भी थी कि बिली जो और दूसरे फिशरमैन कहीं ना कहीं जिंदा हैं, क्योंकि किसी को भी उनके चले जाने का प्रूफ नहीं मिला था। तो हर बार जब फोन बजता उनका दिल उम्मीद से भर जाता था, शायद बस शायद एक बार कुछ अलग होगा, उन्हें उनके लव्ड वंस के बारे में कुछ अच्छी खबर मिलेगी। और फिर वो 5 अक्टूबर का दिन आता है। नाथन के सिस्टर के घर का फोन एकदम से बजता है। नाथन की माँ फोन उठाती है, लेकिन जैसे ही वो हेलो बोलती है, लाइन के दूसरे तरफ से कोई शख्स स्पेनिश में रैपिड स्पीड में कुछ बोल रहा था। नाथन की माँ स्पेनिश नहीं जानती थी, तो उसने पहले सोचा कि शायद ये कोई रॉन्ग नंबर है, लेकिन उस कॉलर के बोलने के बीच बीच में कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी सुनाई दे रहे थे और वो वर्ड्स सुनकर नाथन की माँ एकदम शॉक हो गई। कॉलर बार बार एक ही चीज बोले जा रहा था, नाथन की बहन का नाम और उसका फोन नंबर। कॉलर ने कंटिन्यूसली ये नाम और नंबर रिपीट किया एकदम परफेक्ट इंग्लिश में, और नाथन की माँ इतनी हैरान थी कि वो बस सुनते ही रह गई। और फिर अचानक से लाइन कट गई। इस अजीब सी कॉल के कुछ ही मिनट बाद एक और घर में कॉल बजता है। ये घर था उस बोट ओनर का जिसे बिली जो ने वो फिशिंग बोट रेंट पे ली थी, वही बोट जो डूब गई थी। अब बोट ऑनर भी कॉल रिसीव करता है और वही सीन रिपीट होता है। कॉलर स्पेनिश में रैपिड पेस में कुछ कह रहा था, लेकिन तभी उसने एकदम से कुछ सुना जो उसकी जुबान में था। उस कॉलर ने भी बोट ऑनर का नाम और फोन नंबर बार बार रिपीट किया, और जब तक बोट ऑनर समझ पाता कि ये क्या हो रहा है, लाइन एकदम से डेड हो गई। ये रैंडम फोन कॉल होता तो शायद कोई प्रैंक या कोइंसिडेंस कह के इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन ये दोनों कॉल्स एकदम सिमिलर थे, अलग अलग घरों में मिनट के डिफरेंस में किए गए थे, और दोनों में एक ही पैटर्न फॉलो हुआ, नाम और फोन नंबर को रिपीटेडली बोलना। ये सब कुछ इतना अजीब था कि इनका कनेक्शन उस डूबी हुई शिप और मिसिंग फिशरमैन से माना गया, और कनेक्शन भी लॉजिकल था, क्योंकि जिस सीक्वेंस से और किस किस घर में ये कॉल्स आए, उन सब का सीधा लिंक था बिली जो और उन मिसिंग लोगों से। जहां ट्रेजेडी के बाद भी कहानी का एक इनविजिबल थ्रेड बचा हुआ है, एक मिस्ट्री जो अभी तक सुलझा नहीं है। नाथन के मन में पहले से ये डाउट था कि उसने जो शिप देखा था वो हेलुसिनेशन नहीं थी, ये मिस्टीरियस कॉल्स और वो शिप सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड लग रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उन कॉल्स का पर्पस क्या था, और जो नाम और फोन नंबर रिपीटेडली कहा जा रहा था, क्या उसके पीछे कोई मैसेज छुपा हुआ था। जब पहली बार वो मिस्टीरियस कॉल आए थे नाथन की बहन के घर और बोट ऑनर के घर में, तब तो सबको लगा कि शायद ये बस एक अजीब कोइंसिडेंस है, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद ये कॉल्स लगातार आने लगे, बिल्कुल वही पैटर्न, रैपिड स्पेनिश के साथ इंग्लिश में नाम और फोन नंबर रिपीट होता था। ये कॉल्स हर कुछ दिन बाद आते रहे, और ये देखते ही नाथन की फैमिली और बोट ऑनर को समझ आ गया ये दोनों हाउसेज एक ही बिजार चीज से कनेक्टेड है। ये अजीब सी कॉल के चक्कर में नाथन के परिवार और बोट ऑनर ने अथॉरिटीज से कनेक्ट किया, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करने पर मजबूर हो गए। अब अथॉरिटीज भी सोचने लगी कि कहीं नाथन ने जो शिप देखा था वो वाकई सच तो नहीं था, शायद वो शिप ने बिली जो और बाकी दोनों लोगों को रेस्क्यू किया हो, और वो अब किसी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री में फंसे हुए हो, और अब वो लोग घर वापस लौटने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ एक और डरावनी थ्योरी भी सामने आ गई कि कहीं वो शिप कोई रॉग वेसल तो नहीं जिसने बिली जो और बाकी फिशरमैन को कैप्चर कर लिया, लेकिन प्रूफ अब तक नहीं मिला।
अथॉरिटीज़ ने मैक्सिकन अथॉरिटीज़ और दूसरे स्पेनिश स्पीकिंग देशों से भी कांटेक्ट किया, लेकिन हर कोशिश के बाद भी कोई एविडेंस नहीं मिला कि कोई शिप उस टाइम वहां था। अथॉरिटीज अब भी यही मानती रही कि बिली जो और बाकी फिशरमैन अब जिंदा नहीं है, लेकिन बिली जो का परिवार ये बात मान ही नहीं पा रहा था। उनका दिल कह रहा था कि ये मिस्टीरियस कॉल कुछ ज्यादा ही बड़ी बात इंडिकेट कर रहे हैं और उनके प्यारे अब भी कहीं जिंदा है, बस कोई सबूत नहीं था, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहा था। तब तक जब तक एक और ट्विस्ट नहीं आया। 6 मार्च 1991 को इस दिन नाथन की बहन के घर फोन बजता है। जब उन्होंने फोन उठाया तो पहली बार कॉलर ने स्पेनिश के साथ साथ परफेक्ट इंग्लिश में कुछ कहा। कॉलर बोला, आई एम ब्रिंगिंग हिम होम, और फिर लाइन कट गई। ये वर्ड सुनकर नाथन की बहन एकदम से चीख उठी और उसके हस्बैंड को पुलिस को कॉल करने के लिए चिल्लाने लगी। पुलिस को दोबारा इन्फॉर्म किया गया और ये कॉल एक नई उम्मीद लेकर आया। इस कॉल के बाद जॉर्जिया कोस्ट लाइन पे अथॉरिटीज की एक नई कांस्टेंट प्रेजेंस बन गई थी, जो हर वक्त पानी के तरफ देखती रहती थी, होपिंग कि बिली जो और बाकी फिशरमैन वापस लौट आएंगे। लेकिन दुख भरी बात ये थी कि कभी भी वो नहीं लौट पाए। और इस लास्ट मिस्टीरियस कॉल के बाद, जिसमें कॉलर ने इंग्लिश में ये कहा था, आई एम ब्रिंगिंग हिम होम, उसके बाद वो कॉल्स भी बंद हो गए। आज तक बिली जो और उनके 2 फिशरमैन का कोई पता नहीं चला। सब उन्हें अब ऑफिशियली डेड मान चुके हैं। लेकिन एक बड़ी मिस्ट्री अब भी बाकी है। ये सब कुछ क्या था? क्या वो शिप वाकई एग्जिस्ट करता था? क्या वो कॉल्स किसी रियल सर्वाइवर के अटेम्प्ट्स थे टू रीच देयर फैमिली, या फिर ये सब सिर्फ एक ब्रोकन हार्टेड हेलुनेशन था जो उनकी फैमिली ने अपने प्यारों के गम में देखा था? क्या था ये राज? कोई नहीं जानता। नाथन का कहना था कि उसने एक शिप को देखा था जो बिली जो और दूसरे फिशरमैन को ले गया, पर क्या ये सच था या सिर्फ उसके थके हुए दिमाग का एक धोखा? उसकी फैमिली और बिली जो के अपने अब भी इस उम्मीद में जी रहे थे कि एक दिन सब लौट कर आएंगे। कहानी यहीं खत्म होती है, एक सवाल के साथ जो कभी जवाब नहीं पाता। क्या सच में कुछ ऐसा हुआ था, या उस शिप का दिखना और वो फोन कॉल्स एक वहम था? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? आगे भी हम आपके लिए और भी बहुत अमेजिंग स्टोरी लाते रहेंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि ऐसी कहानियाँ हम आपके पास लाते रहें। तो हम जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।